सब्सक्राइब कर लिया? नहीं तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। हेलो हाय दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं नए चैप्टर की जो क्लास 10 का है। इसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला पार्ट है ह्यूमन आई एंड सेकंड जो पार्ट है उसका नाम होता है कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो हमारी पूरी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से हम अगर डिस्कस करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं हमारी स्किन, हमारे पास जो नोज है, ईयर है, टंग है, आईज है, ये सब क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन इन सभी सेंस ऑर्गन्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है वो होता है ह्यूमन आई। हमारी जो आंखें होती हैं वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन होता है। अगर हम बात करते हैं कि मेरे को अपने आसपास मौजूद सारी चीजों को देखना है तो हमारा जो नेचर है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसको अगर मैं देखना चाहता हूं देन हमको सबसे ज्यादा नीड होती है किस चीज की? वो होती है ह्यूमन आई। हमारी जो आंख होती है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई जो होती है, हमारी जो आई है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी आई के कुछ जो बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है, उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा कॉर्निया। उसके बाद हम बात करते हैं, कॉर्निया के बाद हम किसकी बात करते हैं? ये होता है आपका आइरिस। आइरिस के बाद हम बात करते हैं प्यूपिल। इसके बाद हम बात करेंगे आई लेंस की, ठीक है, किसकी? आई लेंस की। आई लेंस के बाद हम बात कर रहे हैं रेटिना की, ठीक है। एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। इसके बाद दो तरीके के हमारे पास में लिक्विड होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तो ये वेरियस पार्ट्स हैं हमारी ह्यूमन आई के जिसको हमको स्टडी करना होता है। कॉर्निया। The front of the eye is covered by a transparent spherical membrane which is called cornea। कहने का मतलब बहुत सीधा सा होता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास आई है तो इस आई का ये होता है बैक साइड एंड इसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड जो होती है वो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है एंड द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इज नोन एज कॉर्निया। किस तरीके से हम बात कर सकते हैं? लोकेशन क्या होगी? तो दिस इज द लोकेशन ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया यहां पर होता है फ्रंट साइड में। तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन जो फ्रंट साइड में मौजूद होती है उसको हम नाम देते हैं कॉर्निया। अब बात आती है कॉर्निया का फंक्शन क्या है। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। जब कभी भी कोई लाइट हमारी आई के पास आती है तो वो इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की वजह से ही हमारी आई के अंदर एंटर कर पाती है। तो फंक्शन क्या है कॉर्निया का? सिंपल सा फंक्शन है कि ट्रांसपेरेंट है, इसलिए जो भी लाइट हमारी आई के पास आती है तो वो इसमें से आर पार निकलकर हमारी आई के अंदर एंटर कर जाती है। आइरिस इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम। आइरिस क्या होता है? डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम होता है। यानी कि ये मेरे पास में अगर आई है तो इसमें ये जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डार्क कलर का, डार्क कलर से मेरा मतलब है जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको आप नाम देते हो आइरिस। ये एक मसल होती है। ये क्या है? मसल्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी आई का कोई पर्टिकुलर कलर होता है। जैसे किसी की आई ब्लू कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो इट इज सिंपली डिपेंड्स अपॉन मस्कुलर डायफ्राम, कलर ऑफ दिस मस्कुलर डायफ्राम यानी कि आइरिस, ठीक है। अब आइरिस के सेंटर में बीचों बीच में एक होल होता है एंड दिस होल इज कॉल्ड प्यूपिल। इसकी बात हम आगे करते हैं। अभी हम बात सिंपल सा करते हैं कि मस्कुलर डायफ्राम जो होगा हमारी आई में उसी को नाम देते हो आप आइरिस। अब बात आती है मस्कुलर डायफ्राम कहां पर मौजूद होता है। तो ये मैंने मान लिया कि मेरे पास एक आई है तो इस आई में मस्कुलर डायफ्राम इस जगह पर मौजूद होता है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ मस्कुलर डायफ्राम यानी कि आइरिस। द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हमारी आंख के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन एंटर करेगी वो कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड करता है। तो आइरिस क्या करती है? अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन जो हमारी आई के अंदर एंटर करेंगी पर सेकेंड उसको डिसाइड करता है, उसको
डिफाइन करता है। आइरिस हैज अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इन इट्स मिडिल विच इज कॉल्ड प्यूपिल। जो हमारी आइरिस होती है उसके सेंटर में एक छोटा सा होल होता है। यहां आप देख सकते हो आइरिस के सेंटर में एक छोटा सा होल है एंड दिस होल इज नोन एज प्यूपिल। इस होल को ही हम क्या नाम देते हैं? प्यूपिल नाम देते हैं। अब प्यूपिल की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां पर लोकेटेड होता है? मान लेते हैं ये मेरे पास आई है तो प्यूपिल की लोकेशन ये होगी। तो ये ब्लिंकिंग पॉइंट मेरे को क्या बता रहा है? उस होल की पोजीशन बता रहा है जिसको हम प्यूपिल नाम देते हैं। Iris regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil। अगर मैं बात करता हूं कि आइरिस हमारे आई के अंदर एंटर करने वाले लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करती है, तो ये रेगुलेट करने के लिए आइरिस किसके ऊपर डिपेंड होती है? आइरिस डिपेंड होती है प्यूपिल के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आइरिस प्यूपिल के साथ कैसा एडजस्टमेंट करती है ताकि हमारी आई के अंदर एंटर होने वाले लाइट रेडिएशंस कंट्रोल हो जाए। तो सीधी सी बात करते हैं, मान लेते हैं कि हम किसी ब्राइट लाइट के अंदर मौजूद हैं, हमारे आसपास का जो रीजन है वो कैसा है? ब्राइट लाइट का है। तो ऐसी कंडीशन में आइरिस क्या होती है? स्प्रेड होती है, यानी कि फैल जाती है। आइरिस जैसे ही फैल जाती है तो प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो जाता है। आपको याद क्या रखना है कि जब कभी ब्राइट लाइट होगी तो आइरिस क्या होगी? आइरिस स्प्रेड होगी और स्प्रेडिंग ऑफ आइरिस की वजह से जो प्यूपिल है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ये जो ओपनिंग है, ये जो होल है, वो होल कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन ही हमारी आई के अंदर एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? ब्राइट लाइट की मौजूदगी में भी मेरी आई के अंदर एक फिक्स अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन ही एंटर कर पा रही हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक सिचुएशन को कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी डिम लाइट के रीजन में मौजूद हैं, तो ऐसी जगह पर लाइट रेडिएशंस कैसी हैं? कम हैं। अब जो आइरिस होती है वो इस सिचुएशन में क्या होती है? श्रिंक होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, जिसकी वजह से प्यूपिल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या बोला मैंने? कि जब कभी भी आप डिम लाइट में होंगे तो जो आपकी आइरिस होती है वो श्रिंक होती है, जिसकी वजह से प्यूपिल का जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ लाइट रेडिएशन जो पर सेकेंड हमारी आई के अंदर एंटर कर रही हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि ओपनिंग बढ़ गई है। ये जो ओपनिंग है, जो ओपन एरिया है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट रेडिएशन हमारी आई के अंदर एंटर कर जाएंगी पर मोमेंट पर, और डिम लाइट की मौजूदगी में भी मैं चीजों को अच्छे से देख पाऊंगा। आई लेंस। द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। तो आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब ये लाइट रेडिएशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा करता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस वो लेंस होता है जो लाइट रेडिएशंस को किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है, इकट्ठा करता है, मिलाता है। फिर मैंने बात किया कि जो आई लेंस है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, मतलब इसमें से लाइट इजीली एक साइड से निकलकर दूसरी साइड जा सकती है। फिर यहां पर हम बात करते हैं कि ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है तो हम इसकी थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब जो लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल से बना है तो हम इसको प्रेशराइज करके या इसके ऊपर से प्रेशर को रिमूव करके इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। शेप को चेंज करने से मेरा मतलब है हम इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और थिकनेस चेंज करने का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि हम इसकी फोकल लेंथ बदल पा रहे हैं। आगे मान लेते हैं कि ये मेरे पास में आई है, तो इस आई में लेंस कहां मौजूद होता है? तो दिस इज द लोकेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, एंड दिस लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। आगे बात करें तो इट इज हार्ड एट मिडिल एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टुवर्ड्स द आउटर एजेस। तो सेंटर में यानी मिडिल में तो ये कैसा होता है भाई? हार्ड होता है। मिडिल में तो ये कैसा होता है? हार्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके आउटर एजेस के पास जाते हैं, कहां जाते हैं? आउटर एजेस के पास जाते हैं, ये कैसा होने लगता है? सॉफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको आप इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हो। एंड सेकेंडली कि ये क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है जैसे हम इसके एजेस के पास जाते हैं। आगे बात करें तो इसकी फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड इन ऑर्डर टू सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। अब हम क्या बात करते हैं कि ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ था, हम इसको प्रेशराइज करके इसकी थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं।
अल्टीमेटली थिकनेस को कम ज्यादा करने से मेरा मतलब होता है फोकल लेंथ को आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हो। फोकल लेंथ चेंज होने से क्या होता है कि आप पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को एज वेल एज बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी इजीली देख पाते हो। The light rays which enter the eye are focused on the inside surface of rear part of eyeball. This surface is called retina. मतलब कहने का सीधा सा है कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास में आई है, तो ये जो पार्ट होता है ये बैक साइड होती है, या फिर हम इसको रियर पार्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियर पार्ट बोल सकते हैं। अब जब कभी भी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है, जब कभी भी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है, तो वो लाइट किसी एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठा होने की कोशिश करेगी। तो ये लाइट जिस पॉइंट पर इकट्ठा होती हैं वो रियर पार्ट होते हैं, किसके? आई के। तो रियर पार्ट वाली लोकेशन को मैं नाम देता हूं रेटिना। ठीक है, तो रेटिना किस तरीके से हमको मिलेगा? देखिएगा, ये जो पूरी सरफेस होती है, ये सरफेस क्या कही जाती है? रेटिना कही जाती है, क्योंकि लाइट रेडिएशन जो हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है वो इस रेटिना पर, इस सरफेस के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस हो रही होती हैं और उसी जगह पर हमें इमेज बना के देती हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड रेटिना। द सरफेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट ऑफ सेंसिटिव रिसेप्टर्स। मैं बोलता हूं ये जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं वो रेटिना के अंदर भर भर के होते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रॉड और दूसरे होते हैं कोन। तो ये रॉड और कोन रिसेप्टर्स मिलते हैं, और जैसे ही इनके पास में लाइट आती है तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं। यहां पर ये ऑप्टिक नर्व होती है, इस ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल होते हैं वो कहां चले जाते हैं? हमारे ब्रेन के पास चले जाते हैं। ओके, अ पॉइंट ऑन रेटिना एट विच इमेज फॉर्म्ड इज नॉट सीन बाय ब्रेन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो कहने का मतलब क्या होगा कि रेटिना पर मौजूद होते हैं कुछ पॉइंट्स जहां पर इमेज तो बनती है, लेकिन उन इमेजेस को हमारा ब्रेन रीड नहीं कर पाता है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम, ऐसी जगह को नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। सिमिलरली, a point on retina at which image formed is seen by brain is called yellow spot। और वो सारे के सारे पॉइंट्स, वो पॉइंट जिन पर बनने वाली इमेज हमारा ब्रेन रीड कर लेता है, उन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं येलो स्पॉट। तो इस तरीके से रेटिना के पास दो तरीके के स्पॉट होते हैं, दो तरीके के पॉइंट्स हो सकते हैं। एक होता है जिस पर इमेज बनेगी लेकिन हमारा ब्रेन नहीं पढ़ पाएगा, उनको हम नाम दे देंगे क्या? ब्लाइंड स्पॉट। और वो पॉइंट जिनके ऊपर इमेज बनेगी और हमारा ब्रेन उनको रीड भी कर लेगा, उसको हम नाम देंगे येलो स्पॉट। सिलेरी मसल्स। तो आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सिलेरी मसल्स। जो आई लेंस होता है उसको उसकी पोजीशन पर बनाए रखने का काम कौन करता है? सिलेरी मसल्स करती हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में आई है, तो इस आई में सिलेरी मसल्स का काम कहां पर होता है? दिस इज द लोकेशन ऑफ सिलेरी मसल्स। और ये क्या करती हैं? ये हमारे आई लेंस को होल्ड कर कर रखती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे आई लेंस को होल्ड कर कर रखती हैं। ठीक है, These muscles change thickness of lens by removing and exerting pressure। अब ये मसल्स क्या करती हैं? नीड के अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे आई लेंस को प्रेशराइज करती हैं या उसके ऊपर से प्रेशर को रिमूव करती हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारा आई लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन प्रेशर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंजेस। आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो बदल जाती है। और अगर फोकल लेंथ चेंज हो रही है तो ड्यू टू चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस वी कैन सी नियर बाई एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ओके, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? सिलेरी मसल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगी या रिमूव करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? फोकल लेंथ चेंज होगी हमारे आई लेंस की। और अगर फोकल लेंथ चेंज हो रही है इसका मतलब हम नियर बाय यानी कि पास के एज वेल एज दूर के ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हैं। एक्वस ह्यूमर। अगर मान लेते हैं ये मेरे पास में आई है, तो एक्वस ह्यूमर की पोजीशन कहां होती है? कॉर्निया और जो हमारी आयरिस होती है इनके बीच में जो लोकेशन है वहां पर एक्वस ह्यूमर फील्ड होता है।
अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर कैसा लिक्विड होता है। तो ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.336 होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंटीरियर चैम्बर ऑफ आवर आई इज फिल्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो ये जो फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ जो लिक्विड फिल्ड होगा उस लिक्विड को आप नाम देते हो एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, मान लेते हैं कि ये मेरे पास में आई है, तो इस आई के अंदर विट्रस ह्यूमर किस जगह पर मौजूद होता है, लोकेशन कहां होती है, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ विट्रस ह्यूमर। तो जो आईबॉल होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है एंड दिस वाटरी फ्लूइड इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। बात करें विट्रस ह्यूमर के बारे में कुछ पॉइंट्स की, तो पोस्टीरियर चैम्बर इज फिल्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड which is having a refractive index of 1.337 which is called vitreous humor। तो यहां पर आप नोट कर सकते हो विट्रस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.337 है। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो एक्वस ह्यूमर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.336। तो यहां से मैं समझ सकता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, एक्वस ह्यूमर का, वो लेस होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विट्रस ह्यूमर।